बिजनेस एथिक्स, जहाँ पर हमने बाइफरकेट किया था बिजनेस एथिक्स वर्ड्स को। हमने कहा था ये दो वर्ड्स में आया, दो टर्मोलॉजीज हमारी आई हमारे पास। पहला आया बिजनेस, देन दूसरा आया एथिक्स। फिर हमने बिजनेस को डिफाइन किया। बिजनेस क्या है? इट इज़ अ बिजीनेस टू इंगेज योरसेल्फ या टू इंगेज अ ग्रुप और अ पर्सन और अ नंबर ऑफ ग्रुप्स। फिर ये बिजनेस है क्या? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी गुड्स या सर्विसेज का, जहाँ पर मोटिव हमारा है प्रॉफिट मोटिव। फिर एथिक्स को हमने डिफाइन करा। ई स्टैंड्स फॉर एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। जो भी इंडिविजुअल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिस्पॉन्सिबल हैं एथिक्स के लिए। टोन क्या है? मैनेजमेंट की टोन क्या है? वो किस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट को ज़्यादा एसेंशियल समझते हैं, कैसा उनका टोन है वो। ऑनेस्टी डिपेंड करती है कि इंडिविजुअल ऑनेस्टी या ग्रुप ऑनेस्टी कैसी है। इंटीग्रिटी, क्योंकि सब ग्रुप में काम कर रहे हैं तो इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं सोसाइटी की तरफ, वो। और एस साइलेंस नाउ नॉट एक्सेप्टेबल, कि आपको चुप नहीं रहना है, जो भी चीज़ अगर गलत हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो चीज़ बतानी है आपको। तो एथिक्स को हमने डिफाइन करा। देन हम एक फॉर्मल डेफिनेशन पे आए। डिफरेंट जो ऑथर्स थे, एंड्रू क्रेन के अकॉर्डिंग हमने एथिक्स को डिफाइन किया कि जो एथिक्स है वो बिजनेस की वो सिचुएशंस या एक्टिविटीज या डिसीजंस को एनालाइज करने की एक टेक्निक है, जिसमें हम ये एसेस करते हैं कि क्या वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। जो रेमंड सी बाउमहार्ट थे, उन्होंने एथिक्स को डिफाइन किया कि एथिक्स क्या है? एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ, और हम जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं कर सकते सोसाइटी के लिए। तो किसी तरह का हार्म हम नहीं कर सकते हैं सोसाइटी को, वो हमारा बिजनेस एथिक्स है। फिर हम लोग ने नेचर की बात करी थी, नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स की। हमने कहा था कोड ऑफ कंडक्ट है, एक तरह की गाइडलाइंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बताता है। ये बेस्ड होता है एथिक्स हमारा मोरल और सोशल वैल्यूज पर। प्रोटेक्शन देता है किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को। एक फ्रेमवर्क या ब्लूप्रिंट तैयार करता है। वॉलेंट्री सेटलमेंट है, अपनी इच्छा से आपको इसको अप्लाई करना होता है। एजुकेशन और गाइडेंस की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ये एक रिलेटिव टर्म है और न्यू कॉन्सेप्ट है आजकल की या इसका आज के इन्वायरमेंट में। अब हम नेक्स्ट आज जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एडवांटेज क्या है, क्या इसकी एडवांटेज है, या क्यों ये बिजनेस एथिक्स यूज करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन इसको क्यों यूज करती हैं। पहला जैसे इसमें आया, वो आया अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। अगर हमें अट्रैक्ट करना है या रिटेन करना है टैलेंट को, यहाँ पर मेन जो एम्फसाइज है या मेन जो डिस्कशन हो रहा है वो मैन पावर को लेके हो रहा है, कि जो स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए, और उनको हम रिटेन कर सकें, लंबे समय तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रख सकें। वो क्या है? बिजनेस एथिक्स से ही पॉसिबल होता है। यानी एथिकली अगर हम चीजें सही कर रहे हैं तो जो जो हमारी ब्रांड इमेज या गुडविल है वो अच्छी होगी, लोगों के दिमाग में या सोसाइटी के पास ये इंफॉर्मेशन कन्वे होगी कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सोसाइटी से उसको कोई फायदा हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि कोई सोशल कॉज होता है या कोई गुड कॉज के लिए, अच्छे काम के लिए आप काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं या कोई चीज आप फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो लोग आगे आकर मदद करते हैं आपकी या आगे आकर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, जैसे आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऐड देखा होगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का देखा होगा, तो वो कहते हैं कि आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे या जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसमें से 1 रुपए जो भी आप कर रहे हैं या आप हमें दे रहे हैं, उसमें से 1 रुपए जो होगा वो हम गरीब बच्चों की शिक्षा में डोनेट करेंगे या वहां पर उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो सोशल कॉज है उनका या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनकी, वो क्या कर रही है? अट्रैक्ट करती है लोगों को आपके साथ जुड़ने के लिए। तभी ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे या ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेंगे। तो यहाँ पर बात आ रही है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। आप अच्छे टैलेंट को या अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको रिटेन कर सकते हैं, लंबे समय तक जुड़ा रख सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। देन बात आ रही इन्वेस्टर लॉयल्टी। ये क्या करता है? इन्वेस्टर की लॉयल्टी भी बनाता है। अगर आप बिजनेस एथिक्स सारी चीजें अच्छी कर रहे हैं, सोसाइटी को उससे फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, जो भी डेटा है या फाइनेंशियल जो कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो आप शेयर कर रहे हैं इन्वेस्टर से, तो इन्वेस्टर्स की लॉयल्टी बनती है। लॉयल्टी इसलिए बढ़ती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब मुझे सब कुछ बता रही है कि ये मेरा प्रॉफिट हुआ है, ये मेरा लॉस हुआ है, ये चीजें मैं प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट होगा,
तो वो ज्यादा लॉयल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रही है या पब्लिक से शेयर कर रही है, इसका मतलब पब्लिक का ट्रस्ट भी उस पर आ रहा है, उस प्रोडक्ट पर आ रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे आ रहा है। तो इन्वेस्टर्स को लगता है इसमें इन्वेस्ट करने से या इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने से अब हमें फायदा है या फ्यूचर ग्रोथ हमें दिख रही है, तो इन्वेस्टर्स की लॉयल्टी वहां पर बढ़ती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन देन बात आ रही है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसलिए क्योंकि जब हम एथिकली चीजें कर रहे हैं, यानी हम राइट क्वालिटी का, जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करा रहे हैं रीजनेबल प्राइसेस में, कि जो प्राइस है हमारा वो सही है, क्वालिटी जो है हमारी प्रोडक्ट की वो सही है। अगर ये सारी चीजें हैं होंगी और तो कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा, हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाई होगा, तो वो क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ा रहेगा या हमारे प्रोडक्ट को बार बार परचेज भी करेगा और रिकमेंड भी करेगा, दूसरों को भी रेफर करेगा कि आप भी इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदिए या इस कंपनी की सर्विसेज अवेल करिए। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, ये एक इसका बेनिफिट ये है। रेगुलेटर्स में हेल्प करता है। रेगुलेटर्स में ये आता है कि जैसे बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी होती हैं, गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज होती हैं, वो क्या करती हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स हमने बात करी, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया था, तो वहां पर क्या था, कंज्यूमर के हितों का ध्यान में रखा जाएगा। तो अगर हम बिजनेस एथिक्स कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग में ये है कि अगर ये एथिकली सारी चीजें कर रहा है, इसका मतलब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रहा है, ये कंज्यूमर राइट्स के लिए भी काम कर रहा है, ये सारी अथॉरिटीज ये सारे राइट्स दे रहा है कंज्यूमर को कि उनका कोई अहित नहीं होना चाहिए, उनके साथ चीजें सही होनी चाहिए, उनको सही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे या राइट प्राइस पे मिलना चाहिए। तो रेगुलेटर्स भी है, ये एक बिजनेस एथिक्स क्या करता है, रेगुलेटरी में भी आपकी हेल्प करता है, या एक तरह का बहुत अच्छा रेगुलेटर भी है। तो एडवांटेज में हमने कहा अट्रैक्ट करेगा रिटेन टैलेंट्स को, इन्वेस्टर की लॉयल्टी बढ़ाएगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इनहेंस करेगा, और एक अच्छा रेगुलेटर वो प्रूव होगा। देन बात आ रही स्कोप की, कि बिजनेस एथिक्स का कहाँ कहाँ यूज है, हम कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर हम बिजनेस एथिक्स करते हैं। एथिक्स इन कंप्लायंस मतलब ये होता है बाउंडेशन, कोई रूल्स रेगुलेशंस हमने बनाए हैं, जैसे डिफरेंट लॉज होते हैं। आप फैक्ट्रीज एक्ट की बात करते हैं, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, आप इंडस्ट्रियल लॉ की बात करते हैं। तो इनमें भी क्या हो रहा है, एथिक्स का रोल है या एथिक्स की इंपॉर्टेंस है, या एथिक्स को यूज किया जाता है वहां पर कि आपको ये चीजें सही करनी है। या जैसे आपने कहा हम इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर रहे हैं, तो फैक्ट्रीज एक्ट में एक है हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर जो प्रोविजन है या जो सेक्शन है, वो आपको ये बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ की, सेफ्टी की और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है। यानी आपको एक जो भी है एमिकेबल या फेवरेबल वर्किंग कंडीशन आपको प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयज को, जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें। यानी अच्छी लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छी वेंटिलेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, रिक्रिएशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए उनके लिए। तो ये क्या है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की, वो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब एथिकली आप चीजें सही कर रहे हैं। तो एथिक्स कंप्लायंस में यूज होता है, एथिक्स फाइनेंस में यूज होता है। फाइनेंस में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं या बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपके डेट्स के, आप उसके बारे में बताना। एक मिनट, हाँ सर बताइए। ठीक है बेटा, तो एथिक्स इन फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं। फाइनेंस में हमारी जैसे आता है स्टॉक मार्केट की, बेटा म्यूट कर लो, आप अपने आप को डिस्टर्ब हो रहा है। तो एथिक्स में फाइनेंस की हम बात करते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, इन्वेस्टर से रिलेटेड है, कितने क्रेडिटर्स है, कितना हमारा डेप्ट चल रहा है, कितनी लाइबिलिटीज है हमारी, एसेट्स हमारे क्या हैं, कितना प्रोविडेंट, कितना डिविडेंड हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, शेयर प्राइसेस क्या चल रहे हैं। तो वो सारी डिटेल्स जो भी हम कर रहे हैं उसमें एथिक्स का रोल है या एथिक्स की इंपॉर्टेंस है वहां पर, या एथिक्स का स्कोप है वहां पर। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मैन पावर को हैंडल करना ऑर्गेनाइजेशन में, तब हमारे पास वहाँ पर कई सारे इश्यूज आते हैं। किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एज को लेके, जेंडर को लेके, इनकम या कास्ट कैटेगरी इनको लेके वो नहीं होना चाहिए। किसी तरह का जो फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को हमने प्रमोशन दे दिया, किसी को प्रमोशन नहीं दिया, वो अच्छा काम कर रहा है फिर भी उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, उसको किसी तरह का अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है।
किसी तरह के जेंडर के बेसिस पे हम कोई डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं कि हम मेल को ज़्यादा प्रेफर्ड कर रहे हैं कि वो ज़्यादा आगे बढ़ें, या फीमेल को ज़्यादा प्रेफर्ड कर रहे हैं वो आगे बढ़ें, तो ऐसा कोई भी अनएथिकल कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ पर भी एथिक्स का रोल है कि मैन पावर को मैनेज करने में ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर एथिक्स का रोल आता है। एथिक्स का रोल मार्केटिंग में भी है, मार्केटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपने देखा होगा जनरली आप जब एड्स देखते हैं टेलीविजन पे, तो आपने देखा होगा कि एक कंपनी है जैसे पेप्सोडेंट है, वो अपना ऐड दे रही है तो साथ में बताती है कि ये जो प्रोडक्ट है कोलगेट का या कोई भी क्लोजअप है उसका ब्रांड को वो थोड़ा सा डिम कर देंगे या उसकी इमेज साफ साफ आपको नाम नहीं दिखेगा उसका, लेकिन जस्ट उसको करेंगे ब्लेम करेंगे कि ये जो हमारी जो भी हमारे चीज़ें हैं वो हमारे प्रोडक्ट में है लेकिन इनके प्रोडक्ट में नहीं है, या इनका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से इंफीरियर है। तो ये चीज़ें क्या आ रही हैं, एथिकली सही नहीं है मार्केटिंग में कि किसी तरह का आप जो प्रमोशनल इवेंट कर रहे हैं या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें आप किसी और की बुराई नहीं बता सकते हैं, किसी और के प्रोडक्ट को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी बातें बता सकते हैं लेकिन किसी और के प्रोडक्ट की गलत चीज़ें नहीं कह सकते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी कि आपने नहीं उसके प्रोडक्ट में ये मिला हुआ है या ये चीज़ गलत है जिसकी वजह से, जैसे आपने मैगी में देखा होगा, नेस्ले में बहुत ज़्यादा हुआ था कि इसमें लेड को हमने इनकॉर्पोरेट करा है या लेड जो है वो इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। फिर उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि इस तरह का लेड हमने कभी यूज़ नहीं किया मैगी में, तब फिर उसकी प्रोडक्ट की जो सेल थी वो धीरे धीरे फिर स्टेबल हुई, नहीं तो बीच में लोगों ने क्विट कर दिया था या मार्केट में अवेलेबल नहीं था मैगी, क्योंकि लोगों ने किसी तरह से निगेटिव पब्लिसिटी उसकी कर दी थी या निगेटिव मार्केटिंग कर दी थी कि उसमें लेड मिला हुआ है या वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। देन एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है। प्रोडक्शन में चीज़ें होती हैं कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड मशीनरीज का यूज़ करना चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ पर भी एथिक्स का कहीं ना कहीं रोल है या एथिक्स का यूज़ होता है। अब हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी हम लोग ब्रीफ में बता दिया कि फाइनेंस में रोल है, ह्यूमन रिसोर्स में रोल है, मार्केटिंग रोल, प्रोडक्शन रोल। अब एक एक करके चलते हैं। जैसे हम लोग सबसे ज़्यादा एथिक्स का रोल कहाँ आता है, मार्केटिंग में। तो एथिकल इश्यूज इन डायरेक्ट मार्केटिंग कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले बात आती है जैसे इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन की। ये क्या है, एथिकली सही नहीं है। जैसे आपने आपके पास जनरली देखा होगा कॉल्स आती हैं इंश्योरेंस कंपनी से, आपके पास कॉल आई और इंश्योरेंस कंपनी से कि सर मैं इस इंश्योरेंस कंपनी से, मैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ या आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस से बोल रहा हूँ, और हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं या ये सर्विसेज हैं और आपको इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो ये कभी कभी इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं। तो ये क्या है, मार्केटिंग की एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो उसकी कंसर्न लेना बहुत जरूरी है। क्या वो रेडी है, क्या वो सुनना चाह रहा है आपको। अगर वो बताएं, जैसे सेल्समैन भी आपने कभी देखा होगा, मॉल में जा रहे हैं या आपके घर डोर टू डोर जो आते हैं कभी कभी, तो वो जबरदस्ती आपको बताने लगते हैं सर हमारी ये स्कीम है, हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसमें हम ये चीजें फ्री दे रहे हैं। तो आपको इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि नहीं, मैं जब सुनना नहीं चाहता हूँ या इस प्रोडक्ट की मेरे पास डिमांड नहीं है तो मैं इसको क्यों देखूं। या जनरली जैसे आप मॉल में जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताने लगेंगे, शॉपिंग कार्ड के बारे में बताने लगेंगे, सर ये शॉपिंग कार्ड ले लीजिए, इसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा, या इसको आप रिडीम करेंगे तो ये कूपन्स मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। तो एथिकली ये क्या है, चीजें सही नहीं है मार्केटिंग में, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये इशू है मार्केटिंग में, सबसे ज्यादा ये चीजें बहुत करी जाती हैं। देन बीइंग अनफेयर टू कस्टमर्स, कभी कभी हम कस्टमर से अनफेयर भी हो जाते हैं, काफी गलत कमिटमेंट कर देते हैं हम। जैसे हमने फॉल्स कमिटमेंट कर देते हैं, हम कहते हैं उनसे कि हम जो प्रोडक्ट आप लेंगे, या जैसे आपने जनरली देखा होगा जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स, आप रोड साइड पे जाते हैं कुछ चीजें खरीद रहे हैं तो वो फॉल्स आपसे कमिटमेंट कर देते हैं कि नहीं आप ये ले जाइए और इससे सस्ते में आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, या ये इतनी बेहतर क्वालिटी का आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे आपने उसको यूज़ किया तो आपको लगा अरे ये तो बहुत बेकार क्वालिटी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनफेयर हो रहा है कस्टमर के साथ कि कमिटमेंट आपको कुछ और दिया गया था या कुछ और चीज़ कही गई थी, प्रोडक्ट आपको गलत मिल रहा है या उस स्टैंडर्ड का नहीं मिल रहा है। तो अनफेयर प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो एक हो सकती हैं। देन आता है डिसेप्शन, फ्रॉड एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स का देखा होगा, तो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो बहुत छोटा लिखा रहता है नीचे, बहुत जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होता है या एक्सप्लेनेशन होता है बहुत हाइड करके वो देते हैं, या कभी कभी एड्स में अपने हाइड कर देते हैं वो। तो ये सारी चीजें क्या है, फ्रॉड या मिसलीड कर रही हैं, इन्फॉर्मेशन गलत क्रिएट कर रही हैं, उसको भटका रही हैं, डिसेप्शन कर रही हैं, भटका रही हैं अपने रास्ते से। तो ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी क्या होती है, कभी कभी क्या करती हैं, एथिकल चीज नहीं है, या मार्केटिंग में इस तरह का यूज नहीं करना चाहिए।
प्राइवेसी इश्यूज तो बहुत होते हैं, आपने देखा होगा जनरली मार्केटिंग में आपके मोबाइल नंबर्स को ट्रैक कर लेते हैं वो कहीं से भी, क्योंकि आपने कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट नहीं किया, फिर आपका नंबर, कांटेक्ट नंबर उनके पास कैसे गया, उन्होंने कैसे चीजें करी। या जैसे आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कोई करते हैं, तो जस्ट आपका कांटेक्ट नंबर आ जाता है, फिर वो आपको कॉल करते हैं कि सर हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल है, हम क्रेडिट कार्ड आपको इशू कर सकते हैं, आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये क्या प्राइवेसी इश्यूज है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका नेम, आपकी जो भी आइडेंटिटी है वो किसी और थर्ड पार्टी को वो डिस्क्लोज कर रहे हैं या थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं, तो वो प्राइवेसी इशू भी क्या है, मार्केटिंग में एथिकली सही नहीं है, वो चीज गलत है। तो वो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए या उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए या एलिमिनेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूजिंग वुमेन एज अ सेक्स सिंबल फॉर एडवर्टाइजिंग। ये जनरली हमने देखा है, या यूएस में जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर ये सबसे ज्यादा यूज होता है, या फॉरेन जो कंट्रीज वुमेन्स को गलत इंटरप्रेशन देते हैं या गलत तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उनको, तो वहां पर ये चीजें आती हैं कि अगर हम प्रोडक्ट में या अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में या प्रोडक्ट की डायरेक्ट सेल में अगर वुमेन को हम इन्वॉल्व करेंगे या वुमेन को फ्रंट में लाएंगे, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से बिकेगा, क्योंकि हम वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वुमेन को सामने रखकर उस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं। तो ऐसा जो मिस इंटरप्रिटेशन हमने बना रखा है या इस तरह की चीजें हमने अपने दिमाग में रख रखी हैं, तो वो भी चीज गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर जेंडर को या किसी पर्टिकुलर क्लास को हम क्या कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं या उसकी इमेज को खराब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास, तो ये भी एक चीज गलत है, या एथिकली वो मार्केटिंग में सही नहीं है, यानी वुमेन को आप नहीं यूज कर सकते हैं। जनरली आपने एड में देखा होगा इस तरह का वो यूज करते हैं, या उनकी पिक्चर्स को या इमेजेस को यूज करते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पर। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तो हमने डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करी जो आप जर्नल यूज करते हैं, लेकिन आज जैसे हमने देखा रिसेंट में जो ट्रेंड चला हुआ वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का चला हुआ है, कि अब जो है हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है या एथिकल चीजें नहीं हो रही है। वो क्या है, मिस यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट रिव्यूज एंड फेक प्रोडक्ट एंडोर्समेंट। आप जो जैसे अपने फ्लिपकार्ट में या अमेजोन पे आप परचेजिंग करते हैं, तो वहां पर जो कमेंट्स आते हैं या पब्लिक रिव्यूज होते हैं कि ये कस्टमर ने रिव्यू करा और ये आया, तो वो फेक हो सकते हैं। जैसे उन्हीं का कोई एम्प्लॉय है या उन्हीं का जो एजेंट है, वो क्या करता है, अपने कस्टमर के नाम से लॉग इन करता है, कमेंट करता है कि इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इट्स अ नाइस प्रोडक्ट, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, या आई एम सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो इस तरह के ये जो फेक रिव्यूज हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज हैं या प्रोडक्ट एंडोर्समेंट है, वो गलत हैं, वो चीजें सही नहीं है। या एंडोर्समेंट में भी आपने देखा होगा बहुत सारी सेलिब्रिटीज होती हैं, वो फेक कर देती हैं कि ये जो मेडिसिन है या इस तरह का अगर फूड सप्लीमेंट्स आप लेंगे तो आपकी जो फिजिक है या बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारे जैसा बन जाएगा। तो इस तरह का एंडोर्समेंट, जो प्रोडक्ट एंडोर्समेंट, वो भी गलत है, तो वो फेक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एंड्योरा मास और आपने रिवाइटल और ये देखा होगा कि अगर आप ये दवाई खाएंगे तो बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे या इस तरह के बन जाएंगे। या जनरली टेली शॉप जो शॉपिंग्स आती है वहां पर वो बहुत सारे ऐड दिखाते रहते हैं कि ये चीज अगर आप यूज करेंगे तो 2 दिन में 3 दिन में आपके बाल बहुत घने हो जाएंगे या इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं गलत आ रही हैं, या जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी ये प्रोडक्ट एंडोर्समेंट या प्रोडक्ट रिव्यूज जो आते हैं वो फेक हम अवेलेबल कराते हैं या फेक प्रेजेंट कराते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके। तो ये क्या है, एथिकली सही नहीं है, वो चीजें सही नहीं है। देन डिस्क्लोजिंग ऑफ सेंसिटिव कंपनी और क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, ये पहले भी हमने डिस्कस करा कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, कि आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया जा रहा है, किसी और थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है, डिस्क्लोज किया जा रहा है, तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है, उसमें राइट्स आपका है, वो आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन किसी और को वो शेयर नहीं कर सकती। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती किसी की, जैसे आपने कोई फीमेल है, उसने कोई शॉपिंग करी और वहां पर नंबर या मेंशन रखा है, तो उसका कांटेक्ट नंबर आपने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया और वहां पर उसको कॉल हो रही है या उसको बार बार परेशान किया जा रहा है, तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है किसी क्लाइंट की, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको आप शेयर नहीं कर सकते। या जनरली आपने जैसे मॉल्स में देखा होगा तो फीडबैक फॉर्म आपसे फिल करवाए जाते हैं, तो वहां पर आपसे कहा जाता है इसको फीडबैक करिए या रेट करिए और नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। फिर उस ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर आपके पास कई बार कॉल्स आती हैं, वो इरिटेट करती हैं आपको, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फेसबुक में आपने देखा होगा काफी सारे एड्स आते हैं, वहां पर फोर्सफुली आपसे कहा जाता है कि जब तक ये पेज आप पूरा फिल नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं पेज अपना देख सकते हैं या आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको फोर्सफुली वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, तो आपका डेटा जो होता है वो शेयर हो जाता है थर्ड पार्टी तक।
तो ये क्या है, एथिकली चीजें नहीं है, ये एथिकल नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसका ज्यादा आजकल यूज हो रहा है। देन पोस्टिंग कंटेंट विदाउट क्लाइंट्स कंसेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो क्लाइंट्स की जो हैं पोस्ट वो हम कर देते हैं कि इतने ये क्लाइंट्स हैं या ये लोग हम इन्होंने हमसे डील करा या हमसे प्रोडक्ट खरीदा और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा कहा, तो उनके पोस्ट को या उनकी चीजों को हम हाईलाइट करके नहीं दिखा सकते हैं जब तक उनकी कंसर्न नहीं है। अगर वो क्लाइंट खुद तैयार है कि हाँ, अगर वो क्लाइंट खुद तैयार होगा तो वो जो फेसबुक प्रोफाइल है या अपना जो व्हाट्सएप जो भी चला रहा है वो वहां से फिर अपनी रिव्यू देगा या अपना माउथ पब्लिसिटी करेगा आपके प्रोडक्ट की, लेकिन आप उसके पोस्ट को नहीं दिखा सकते हैं या उसके पोस्ट पे कमेंट कोई चीजें नहीं क्लियर कर सकते कि उसने मेरे बारे में कहा। जनरली जैसे यूज करते हैं एक कंपनी दूसरी कंपनीज के बीच में, जैसे कोई नई कंपनीज है या एक दो कंपनीज हैं आपस में डिस्कशन कर रही हैं, पोस्ट पे डिस्कशन हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि आपकी कंपनी ये अच्छा कर रही है, तो उन्होंने उस लाइन को हाईलाइट किया कि ये कंपनी थी और इसने हमको अप्रिशिएट किया कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। तो इस तरह के उनकी जो पर्सनल कमेंट्स हैं उसको आप कहीं और पोस्ट नहीं कर सकते हैं या किसी और के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो एक ये एथिकल इश्यूज आता है। कंसीलिंग डार्क साइड और साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। दूसरा ये होता है कि हम उसके दुष्प्रभाव को नहीं बताते हैं, डार्क साइड्स को बताया। जैसे आपने देखा होगा फेयरनेस क्रीम में बहुत ज्यादा होता है कि आपको ये बताते हैं ये फेयरनेस क्रीम है, इसको आप यूज करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। या जो हेयर ट्रांसप्लांट वाले काफी सारे आते हैं कि आपके बाल बड़े हो जाएंगे, बाल लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, इस तरह की चीजें बताते हैं। या किसी तरह का मास एंड्योरा और ये सारे जो आते हैं, तो ये डार्क साइड नहीं पता कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये चीजें अगर आप यूज करेंगे तो इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो क्या करते हैं उसको कंसील करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। तो वो डार्क साइड अगर आप छुपा रहे हो इसका मतलब आप चीजें अनएथिकल कर रहे हो, वो चीजें सही नहीं है। तो ये एक आता है। देन आता है बैड माउथिंग राइवल प्रोडक्ट्स। ये तो जनरली हम हमेशा ही देखते हैं कि इसमें एक दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में हमेशा बुरा कहा जाता है कि आप हमारा प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या उसका प्रोडक्ट में ये कमी है। तो बैड माउथिंग कर रहे हैं, अगर आप बुरी चीजें कह रहे हैं राइवल के बारे में, तो वो भी क्या है, सोशल मीडिया में गलत है, वो चीजें एथिकली सही नहीं है। तो ये तो मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया कि मार्केटिंग में हम ये टर्म्स आते हैं या ये चीजें आती हैं जो हम गलत तरह से यूज करते हैं और एथिकली वो चीजें सही नहीं है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब फाइनेंस की बात करते हैं, कौन सी चीज़ें फाइनेंस में चीज़ें गलत होती हैं। जैसे हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे सत्यम का केस हुआ था, तो सत्यम में क्या था कि हम बार बार दिखा रहे थे सत्यम के केस में कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं या ये चीज़ें हो रही, तो डेटा को हमने मिस रिप्रेजेंटेशन करा है या जो इन्वेस्टर्स थे उनको मिसलीड करने की कोशिश करी कि ये ऐसा हमारी कंडीशन चल रही फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन वो एक्चुअल में फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं चल रही थी। तो अकाउंटिंग जो डेटा है, जो फाइनेंशियल डेटा है, उसमें अगर किसी तरह का आप कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो एथिकली सही नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉट एट आर्म्स लेंथ। दूसरा ये है कि हम जो रिलेटेड पार्टी का जो ट्रांजैक्शन है कि किसी ने कोई पेमेंट करा या कोई चीज करी, तो उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि उन्होंने चेक के थ्रू पेमेंट किया, इस अकाउंट से हमें ट्रांजैक्शन किया या इस अकाउंट से हमें पेमेंट किया, तो ये भी चीजें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी के सामने, तो ये भी एथिकली सही नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज फ्रॉड लीडिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट में है वहां पर हम बहुत ज्यादा फ्रॉड या मैनिपुलेशन डेटा करके देखा होगा। स्टॉक प्राइसेस बता देते हैं कि इसका, जैसे ब्रोकर्स या एजेंट से आप डील करते हैं तो वो कह देते हैं तुरंत कि नहीं, इस जो शेयर है इसके गिरने वाले हैं या डाउन होने वाले हैं, इसको आप मत खरीदिए, दूसरा वाला खरीदिए, शेयर ये होगा। तो वो मैनिपुलेट करके चीजें बताते हैं, तो ये फ्रॉड या सिक्योरिटीज वहां पर ज्यादा होता है। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, आप जो कंपनसेशन जो एग्जीक्यूटिव्स को देते हैं वो आप बहुत ज़्यादा हाइक करके बताते हैं या ज़्यादा बताते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव्स को अपने बहुत अच्छा पे कर रहे हैं। तो ये कंपनसेशन जो आप हाइक करके बताते हैं वो भी फाइनेंशियली सही नहीं है या एथिकली वो चीज़ें फाइनेंस के टर्म्स में सही नहीं है। ब्राइबरी, किकबैक्स, ओवर बिलिंग ऑफ एक्सपेंसेस, वैलिडेशन पेमेंट्स किसी तरह का, तो वो भी क्या है, चीज़ें सही नहीं है या फाइनेंस में वो चीज़ें अनएथिकल मानी जा रही है। फेक रीइंबर्समेंट भी होता है कभी कभी, जैसे हम दिखा देते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदा या ये चीज़ें करी और हमने इसके रीइंबर्समेंट आपको किया या आपको इसके बदले में ये चीज़ें दी, तो वो भी फेक रीइंबर्समेंट होता है। हम किसी तरह का रीइंबर्समेंट आपको नहीं कर रखा है, लेकिन वो चीज़ें आप हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में या अकाउंटिंग बुक्स में हम आपको दिखा रहे हैं, तो वो फेक रीइंबर्समेंट भी क्या है, अनएथिकल चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है
डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज जनरली होते हैं वो एज के बेसिस पे होते हैं, जेंडर के बेसिस पे होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे होते हैं, डिसेबिलिटीज़ के बेसिस पे होते हैं, वेट के बेसिस पे, किसी भी तरह से हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और हमने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं उनको हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको हम हायर लेवल की पोजीशन देंगे या हायर लेवल पे देंगे। तो ये क्या है, एज के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी एज ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, और जिसकी एज कम है वो अच्छे से काम नहीं कर सकता या वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें। अगर इस तरह का कोई भेदभाव मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ हो रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल है, वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस में आता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट हमने जनरली देखा होगा, काफ़ी सारे हमने कंप्लेंट्स देखी होंगी, फीमेल के साथ होता है। ऑफिसेज़ में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, फीमेल को किस तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करी जाती है या वहाँ पे किसी तरह से उनको एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट भी नहीं होना चाहिए, वो भी अनएथिकल चीज़ें हैं। और मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेज में ये सबसे बड़ा इशू है। आपने देखो काफ़ी सारे केसेस होते हैं वहाँ पर, आपने जो कि लेबर कोर्ट तक भी जाते हैं या आगे कोर्ट्स में भी वो आते हैं केसेस कि किस तरह का फीमेल का हैरेसमेंट किया गया, तो वो आगे चीज़ें नहीं हो रही सही, या उसका प्रमोशन रोक दिया गया, उसे किसी तरह की चीज़ें से परेशान किया जा रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें भी अनएथिकल हैं। देन इश्यूज सराउंडिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्कप्लेस ट्रेड। दूसरा ये होता है कि हाँ, डेमोक्रेटाइजेशन की जो भी चीज़ें हैं या वर्क प्लेस पे है वो सबका एक बराबर अधिकार है, क्योंकि आप भी एम्प्लॉय हैं, जो सामने वाला है वो भी, तो किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ लोगों को ज़्यादा राइट्स दे रखे हैं, वो कोई भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं, वो किसी भी तरह का जो इक्विपमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो यूज़ कर सकते हैं, और कुछ लोग को हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि नहीं आप वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप ये ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो वर्क प्लेस पे जो भी चीज़ें हैं डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, सबका बराबर अधिकार होना चाहिए, सबको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। किसी भी प्रैक्टिसेस में ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इन्वॉल्व हैं। देन बात आ रही है इश्यूज अफेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क प्लेस सर्विलेंस ड्रग एंड टेस्टिंग। जैसे हम ये कुछ इश्यूज होते हैं कि ड्रग्स का टेस्टिंग करते हैं, किसी तरह का सर्वेलेंस लगा देते हैं कि एम्प्लॉइज़ हमारा कहाँ जा रहा है, किससे मिलता है, क्या चीज़ें करता है, बिना एम्प्लॉइज़ को बताए, तो ये भी वर्क प्लेस पे क्या है, एथिकल इश्यूज नहीं है, क्योंकि ये उसकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ है। वो ऑफिस में कैसा काम कर रहा है वो ठीक है, लेकिन इसके बाद घर जाके क्या वो क्या करता है, किससे मिलता है, ये हमारा इशू नहीं है। लेकिन काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती हैं कि किसी तरह का सर्विलेंस लगा देती हैं या एम्प्लॉइज़ के बारे में जानने की कोशिश करती हैं, तो वो भी क्या है, एथिकल चीज़ नहीं है, वो अनएथिकल है। Then issues relating to the fairness of the employment contract and the balance of power between employer and employee। दूसरा जो इशू आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, कि जब हम किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं या उसको फाइनल सेलेक्ट करते हैं, तो हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम काफ़ी सारे जो टर्म्स या कंडीशंस होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को क्लियरली नहीं बताते हैं। जैसे हमने टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पर बना रखी है कि आपको हमने एम्प्लॉयड करा है या आपको हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखा है, और हमने स्टार्टिंग में उन्हें बताया कि आपका इंक्रीमेंट होगा, लेकिन वो इंक्रीमेंट आपको होगा जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन हमने केवल इनको ये कहा कि 2 साल बाद आपका इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताएं कि वो इंक्रीमेंट किस बेसिस पे हम जज करेंगे या उनकी परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे। तो वो चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लियर व्यू नहीं देते हैं या क्लियर चीज़ें उनको कंफर्म नहीं करते हैं, तो वो बाद में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट रेज़ करती हैं। बाद में वो एम्प्लॉयी जो होता है सैटिस्फाइड नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन से, या एम्प्लॉयर से उसके कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि स्टार्टिंग में तो आपने ऐसा कहा था, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा था लेकिन उसकी कंडीशंस ये थी, तो वो कहते हैं आपने ये चीज़ें तो हमें बताई नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आपको पढ़ना चाहिए था। तो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियर आपको बतानी चाहिए, और जो भी एम्प्लॉइज़ हैं तभी वो रेडी होंगे, तभी वो काम करने के लिए आगे बढ़ें। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, दूसरा हमें ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो हैजार्डस कोई चीज़ ना हो, कोई भी ऐसा प्रोसेस हो वो उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचाए। काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि केमिकल्स का यूज़ होता है या किसी तरह के फैब्रिक्स का यूज़ हो रहा है, तो सारे जो एम्प्लॉइज होते हैं लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, या सांस लेने में कोई दिक्कत, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे अगर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनको देने चाहिए। वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ करके वो आगे प्रोसेस करें या आगे काम करें। तो ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं वो भी आपको सही से करनी चाहिए, तभी आपका मैन पावर जो होगा वो सेफ रह सकेगा या हेल्दी फील कर सकेगा। तो इस तरह की अगर आप चीज़ें नहीं कर रहे हैं या सेफ्टी इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो वो भी क्या है, अनएथिकल है, या वो अनएथिकल चीज़ों में आता है ह्यूमन रिसोर्स।
देन प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, एथिकल इश्यूज प्रोडक्शन में भी काफ़ी सारे हैं। जैसे पहले बात आती है डिफेक्टिव या प्रोडक्ट्स की, डेंजरस प्रोडक्ट की, कि हम कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हमने मान लीजिए कि आप वेपन्स बना रहे हैं, हम वेपन्स और ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका वेपन्स जब आप प्रोसेस करते हैं या ये करते हैं तो उसके काफ़ी सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, या वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर बन गया तो एक्चुअल में जो कम यूज़ करेगा, जैसे आपने कहा हम वेपन्स बना रहे हैं और उसमें कोई भी चीज़ डिफेक्टिव रहेगी, वो सही से काम नहीं कर रहा वो वेपन, और जब हमने डिफेंस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या डिफेंस में उनको सप्लाई कर दी और एक्चुअल में जब वॉर में यूज़ करा तो वो गन वो चली नहीं, या वो गन कहीं पर स्टिफ कर गई, रुक गई और वो सही से प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर देखो कि अब फाइनल स्टेज है, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल गया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सही नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना हो। हमें उसका पहले क्वालिटी इंस्पेक्शन करना होगा, अगर वो डिफेक्टिव है तो उसे हमें वहाँ से एलिमिनेट कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए और एक हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट ही आगे डिलीवर करना चाहिए। दूसरा बात आया एथिकल रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द एनवायरनमेंट इंक्लूड पॉल्यूशन, कि जो भी चीज़ हम प्रोसेस कर रहे हैं या वो चीज़ें कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को किसी तरह का पॉल्यूशन ना क्रिएट करें, कि जो भी वेस्टेजेस फैक्ट्री से निकल रहा है या जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं उससे किसी तरह का इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन क्रिएट ना हो या एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वो कार्बन एमिशन की जैसे हम बात करते हैं, वेस्टेज डिस्पोजल की बात करते हैं, तो वो सही तरह से होना चाहिए, उसको सही तरह से हमें करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को कोई उससे नुकसान ना पहुंचे। Then ethical problems arising out of new technologies, for example genetically modified food, काफ़ी सारी जो होती हैं वो नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती हैं, नई टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ करते हैं, या प्रोडक्ट में हमने जैसे जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वहाँ पर हम काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं जो हेल्थ के लिए उनके लिए सही नहीं होते हैं। जैसे मिनरल ऑयल्स में आपने देखा होगा जो एडिबल्स ऑयल्स आते हैं खाने में यूज़ होते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें या इंग्रेडिएंट ऐसे मिलाए जाते हैं जो हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं, या जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, वो क्या है चीज़ें गलत हैं, एथिकली सही नहीं है। प्रोडक्ट टेस्टिंग एथिक्स, प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग है, जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है वो सही होना चाहिए। प्रोडक्ट को एकदम सही टेस्ट करके अगर हमें फाइनल दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है प्रोडक्ट से कोई नुकसान नहीं होगा, तभी उसको मार्केट में अवेलेबल कराना चाहिए। अगर हम बिना प्रोडक्ट टेस्टिंग करें मार्केट में अवेलेबल कराते हैं तो एथिकली वो चीज़ सही नहीं है, या एथिकली वो प्रोडक्शन प्रोसेस गलत हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिकली स्कोप की बात करी है कि स्कोप क्या है इसका, एथिक्स का स्कोप मार्केटिंग में क्या है, एथिक्स का स्कोप फाइनेंस में क्या है, एथिक्स का एचआर में क्या है, एथिक्स का प्रोडक्शन में क्या है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई चीज़ पूछनी है, पहले पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करें। कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई एथिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्शन में कोई, मार्केटिंग में हमने कोई ऐसा कोई चीज़ डिस्कस करी जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्वेरीज हैं आपकी तो पूछ सकते हैं, या अभी तक जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़ा उसमें से कोई चीज़ आपको पूछना हो। किसी को कोई क्वेरीज हैं, कोई चीज़ पूछनी है, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, एथिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है हम लोगों ने, बिजनेस क्या है, एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या स्टैंड करता है, सबका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है एथिक्स की, नेचर कैसा है एथिक्स का, एडवांटेजेस क्या हैं, स्कोप क्या है एथिक्स का। सर इन्वेस्टर लॉयल्टी बता दीजिए। एम्प्लॉयज लॉयल्टी, एक मिनट। हाँ इन्वेस्टर लॉयल्टी फाइनेंस में था, अच्छा बता दीजिए। अच्छा ऐसे बताते हैं। इन्वेस्टर लॉयल्टी इसलिए क्योंकि जब आप एथिकली चीज़ें सारी बता रहे हैं, या जो आपके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिली कि फाइनेंशियल कंडीशन ये चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इतने लॉस में चल रहा है, इतना उसका मार्केट शेयर है, अगर वो सारी चीज़ें प्योर ट्रांसपेरेंसी से शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को बताई जाएंगी तो उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी कि हाँ अब मुझे यहाँ पैसा लगाना सेफ लग रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सारी चीज़ें मुझे
पूरी तरीके से या पूरी ट्रांसपेरेंसी से मुझे सारी चीजें बता रहा है। अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो मुझे पहले से बता रहा है कि हाँ मेरी जो कंपनी है लॉस में चल रही है, तो आप डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन मुझसे ना रखिए, मैं उतना नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी कंपनी लॉस में चल रही है। जब मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैंने आपको बेशक वो चीजें बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराई हैं। तो जैसे जैसे आप प्योर ट्रांसपेरेंसी से सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बताते हैं, तो इन्वेस्टर्स की लॉयल्टी आप पर बनती है, वो ज्यादा लॉयल होते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक जुड़े रहते हैं आपसे, आप में इन्वेस्टमेंट लगातार कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना हो? इजी है बेटा। फाइनेंस का लास्ट बता दीजिए। कौन सा? एथिक फाइनेंस का लास्ट। एथिक्स फाइनेंस फेक करके फेक रीइंबर्समेंट। फेक रीइंबर्समेंट जैसे होता है ना, कभी कभी हमने कहा जैसे जनरली हम LIC पॉलिसीज या इंश्योरेंस पॉलिसीज में हम देखते हैं, तो उसमें क्लेम कर देते हैं, जैसे बाइक्स का ही आप इंश्योरेंस ले लीजिए तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है आपने, ठीक है, तो अब आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है, अब पहले से तो आपको डिस्क्लोज करा नहीं गया कि ये चीजें आपको इसमें इतना पैसा मिलेगा, क्या आपको कोई एक्सीडेंट होता है तो केवल इतना ही पैसा रीइंबर्स किया जाएगा, बाकी सारा जो पेमेंट है वो नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है। तो ये फेक रीइंबर्समेंट है। आपको पहले चीजें बतानी चाहिए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आप केवल ये लायबल है या कंपनी केवल इस चीज के लिए लायबल है। जैसे आपने ये इंसिडेंट, आपने एक मूवी भी आई थी ओ माय गॉड, उसमें भी ये देखा था कि वो इंश्योरेंस कराता है अपनी शॉप का, तो इंश्योरेंस जब शॉप के कराता है उसके बाद वो क्लेम करता है कि ये आया, नेचुरल कैलेमिटीज आई और मेरा जो शॉप है वो टूट गया है, वो बर्बाद हो गया, अब मैं क्लेम कर रहा हूँ उसको चीज। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो नेचुरल कैलेमिटी है। तो ये रीइंबर्समेंट जब किया तब उन्होंने बताया कि अब रीइंबर्समेंट होना है, तब उन्होंने कहा नहीं, ये तो ऐसा नहीं है या इतना नहीं होता। तो ये जो आपको पहले डिस्क्लोज करना चाहिए था कि नेचुरल कैलेमिटीज में हम रीइंबर्समेंट नहीं करते हैं या वो चीजें नहीं रिइंबर्स नहीं होती हैं, तो वो जो टर्म्स है या कंडीशंस हैं वो आपको बताने चाहिए। इस तरह का कोई फेक रिइंबर्समेंट नहीं होना चाहिए या फेक चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी। Sure, ethical issue in direct marketing. एथिकल इश्यूज इन डायरेक्ट मार्केटिंग, ओके। डायरेक्ट मार्केटिंग में इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन जनरली हमने कहा जो ब्लैंक कॉल्स आती हैं आपके पास, किसी से रिलेटेड आती हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज की आती हैं, वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आती हैं, आपसे पूछा जाता है कि हमारे कंपनी का ये प्रोडक्ट है, या हम रियल एस्टेट में काम करते हैं, आपको कोई फ्लैट खरीदना है, बुकिंग करनी है, तो आपको इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि अरे मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, या मेरी कोई डिमांड नहीं है, फिर मुझे कॉल क्यों आ रहा है। तो ये एक इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होता है। अनफेयर हम कस्टमर्स के साथ करते हैं, काफी गलत कमिटमेंट कर देते हैं कि आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा, आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 3 साल की वारंटी है, 4 साल की वारंटी है, लेकिन जब हम एक्चुअल में उसको रिप्लेस करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, आप इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, आपको प्रोडक्ट हम ठीक करके दे देंगे लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, या ये चीजें नहीं होंगी। तो फॉल्स कमिटमेंट या अनफेयर प्रैक्टिसेस कोई ना हो। डिसेप्शन, फ्रॉड, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती, गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और फिर बाद में उनको पता चलता है कि नहीं, एक्चुअल में तो ये ऐसा नहीं है, तो डिसेप्शन या फ्रॉड होता है। उसके साथ प्राइवेसी इश्यूज होता है, उसका जो पर्सनल डिटेल है वो किसी को बताई जा रही हैं। जैसे आपने कोई थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप यूज किया तो वहां पर आपका जो फाइनेंशियल डेटा था या जो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स थी वो किसी को बता दी गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो प्राइवेसी इश्यूज है। वुमेन्स को यूज किया जाता है जनरली एडवर्टीजमेंट में, तो वो चीज गलत है क्योंकि वो आप किसी पर्टिकुलर जेंडर को या उसका रिप्रेजेंटेशन गलत कह रहे हैं, क्योंकि लोगों के जो माइंड में उस तरह की इमेज बन जाती है कि वुमेन को ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे यूज कर सकते हैं। तो जितने सारे आपने केसेस देखे होंगे वुमेन्स के साथ होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट में उनको गलत तरीके से यूज किया या गलत तरीके से हम अपने प्रॉफिट के लिए उनको यूज कर रहे हैं, तो वो चीज गलत है, इसी वजह से ये इंसिडेंट उनके साथ हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। थैंक यू सर। ओके, ठीक है बेटा, तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग करके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, तो हम लोग जितना डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट करेंगे उसको हम लोग, इसलिए हम लोग जो स्लाइड्स में हम केवल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इसको इलेबोरेट फिर आपको एग्जांपल्स के थ्रू आप कर सकते हैं, तो वो हम आगे चीजें करेंगे, हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करते चले जा रहे हैं। तो ये इतना ही हम लोग डिस्कशन रख रहे हैं, आज हम लोगों ने स्कोप का मेन डिस्कशन किया है, इसके बाद का डिस्कशन आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। ठीक है, 1 मिनट बेटा होल्ड पे रहिएगा, हम अटेंडेंस नोट कर लें आप सबकी, उसके बाद आप लोग क्विट कर जाइए।
ठीक है बेटा, थैंक यू। आप फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल इस टाइम पे मिलेंगे 11:55 पे। Thank you, you, sir. थैंक यू सर।